फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, फिक्र आपकी में एक बार फिर स्वागत है। तालिबान की थोड़ी देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, पूरे अंदाज बदले हुए हैं, लेकिन फिक्र है अभी अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में फंसे करीब 150 भारतीयों को लेकर आज ग्लोब मास्टर भारत लौट आया है, लेकिन इसके बाद भी मिशन काबुल जारी है। भारतवर्ष की बड़ी फिक्र यह है कि अभी भी अफगानिस्तान में सैकड़ों भारतीय फंसे हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि उन्हें वहां से निकालने का ब्लूप्रिंट क्या है, इवैक्यूएशन प्लान क्या होगा। टीवी 9 भारतवर्ष के सूत्रों को पता लगा कि शुक्रवार को तालिबान अपनी नई सरकार का गठन करेगा, शुक्रवार। और इसके साथ ही खबर आ रही है कि इस बार तालिबान बदला हुआ होगा। इस सत्ता हस्तांतरण में अफगान सरकार के अफसर भी शामिल होंगे। इसमें कितनी सच्चाई है और कितना छलावा, इसका विश्लेषण करेंगे। और फिर 3 किरदारों ने अफगानिस्तान में जो खिचड़ी पकाई है उसका भी विश्लेषण करेंगे। किरदार हैं गनी, ट्रंप और बाइडेन। 20 सालों बाद भी अफगानिस्तान को अमेरिका दोराहे पर खड़ा करके भाग खड़ा हुआ है और गनी अपने देश को मझधार में छोड़कर भाग गए हैं। इस पूरी खिचड़ी का आज हम आपको इतिहास समझाएंगे। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि खुशी का इजहार करता आ रहा है पाकिस्तान, अब पसीने पसीने क्यों हो रहा है? तालिबानी उनके लिए भाईजान है या भस्मासुर? अफगानिस्तान बॉर्डर से आ रही तस्वीरों और इमरान विरोधियों के जश्न के जरिए पड़ोसी देश के हालात समझाएंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान कांप क्यों रहा। सबसे बड़ी फिक्र अफगानिस्तान की, जिसे लेकर हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया चिंतित है और काबुल में हो रही पल पल की हलचल पर नजर टिकाए हुए है। इस बीच पहली बार तालिबान के एक बड़े नेता का चेहरा सामने आया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में कब्जे के बाद अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तालिबान ने 20 साल की लड़ाई के बाद विदेशी सेना को भगा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे खिलाफ जो कुछ भी हुआ उसे हमने भुला दिया है। अब हम सभी देशों को भरोसा देते हैं कि आपके दूतावास की सुरक्षा की जाएगी। तालिबान के प्रवक्ता ने आज एक ऐसा वादा भी किया जो भारत के लिए बहुत राहत की बात है। तालिबान ने कहा कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देगा। जहां तक तालिबानी कानून की बात है, उसके नॉर्म्स और प्रिंसिपल की चिंता किसी दूसरे को करने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को लेकर तालिबान ने बयान दिया कि हमारी बहनें मुस्लिम हैं, उन्हें शरीयत का ख्याल करना होगा और हम उनके खिलाफ भेदभाव नहीं करेंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो देखा आपने, अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद तालिबान अपना उदार चेहरा दुनिया के सामने लाना चाह रहा है। वो जितना चाह रहा है कि आज का तालिबान 2 दशक पुराने तालिबान से अलग है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। सच्चाई यह है कि अफगानिस्तान में दहशत का माहौल है। काबुल में बिगड़े हालात को देखते हुए कई देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। अफगानिस्तान संकट को लेकर भारत में आज हाई लेवल मीटिंग हुई। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है, सीसीएस जिसे कहते हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और इनके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा भी इस मीटिंग में शामिल हुए। 2.5 घंटे चली इस बैठक में तालिबान के सत्ता संभालने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। इस बात पर भी मंथन किया गया कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से कैसे और कितनी जल्दी निकाला जाए। जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान के हालात को लेकर प्रधानमंत्री लगातार शीर्ष अधिकारियों के संपर्क में हैं। वो कल देर रात भी वहां के हालात के बारे में जानकारी लेते रहे। काबुल से फ्लाइट की उड़ान भरने का अपडेट लेते रहे। जो लोग जामनगर लौट रहे थे उनके लिए भोजन पानी का इंतजाम किया जाए, ये भी देखा। इससे पहले भारत सरकार अफगानिस्तान से अपने राजदूत और दूतावास से सभी स्टाफ को वापस ले आई है। आज वहां से करीब 150 लोगों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान हिंदुस्तान पहुंचा, जिसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले काबुल से रेस्क्यू ऑपरेशन की वो तस्वीरें देखें जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मौत की भगदड़ मची, जान बचाने की होड़ लगी। बेबसी और दहशत के साए में लोग विमान से लटकते, गिरते और मरते रहे। इतने के बावजूद तालिबान का खूनी तमाशा जारी है। एयरपोर्ट पर भी तालिबानी कट्टरपंथी लाशें बिछा रहे हैं, महिलाओं और बेगुनाहों की जान ले रहे हैं। अफगानिस्तान के 3000 साल के इतिहास पर यह सबसे बड़ा कलंक है। पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी त्रासदी है, जिसमें लोग बेसुध भाग रहे हैं। देश छोड़ने की जल्दी ऐसी कि घर-बार, जिंदगी भर की कमाई, सामान सब छोड़ रहे हैं। यहां तक कि भागम भाग में माता-पिता से मासूम भी बिछड़ जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट की इस तस्वीर ने पूरी दुनिया का कलेजा चीर दिया है। प्लास्टिक की बकेट में 7 महीने की रोती बिलखती बच्ची की ये तस्वीर अफगानिस्तान के तालिबान राज को आईना दिखा रही है। जरा सोचिए, इस बच्ची के माता पिता तालिबान से कितने खौफजदा रहे होंगे कि देश छोड़ने के दरमियान उन्हें ये भी ख्याल नहीं रहा कि उनसे कलेजे का टुकड़ा बिछड़ रहा है। अब बच्ची के माता पिता सोशल मीडिया के जरिए बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर ने करीब 6 साल पहले 3 साल के सीरियाई एलन कुर्द की याद दिला दी, जिसका शव तुर्की के समुद्र तट पर मिला था। दोनों मासूमों की ये तस्वीरें खूनी आतंकवाद और कट्टर जिहाद के वो निशान हैं जो मानवता के माथे पर कलंक हैं। पहली तस्वीर में काबुल में खौफ की सत्ता और सल्तनत का ट्रेलर दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में 6 साल पहले ISIS के आतंक से डरा एलन का परिवार नाव से तुर्की पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी नाव पलट गई, जिसमें इस बच्चे एलन, उसके 5 साल के भाई और उसकी मां की भी पानी में डूबकर मौत हो गई थी। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी और बदहवासी की ना जाने कितनी तस्वीरें दुनिया के सामने से गुजर रही हैं। 90 के दशक के तालिबान की याद अफगानियों को डराए जा रही है। इसलिए अफगानिस्तान में भागम भाग मची है। दहशत के साए में लोग जान की बाजी लगा रहे हैं, एयरपोर्ट की 4 दीवारी तक बांध रहे हैं। लेकिन तालिबान के दहशतगर्दों ने ऐसे भी एक शख्स को गोलियों से भून दिया। We don't know what's happening next. I have never felt it to this extent. Helpless, hopeless, disappointed, poor and miserable in my life. कोई भूख से मर रहे हैं, वो लोग हैं तो किसी को जीने नहीं देगा। किसी को अगर रात में बाहर देखा, घर से बाहर देखा, उसको मार देगा। इस तरीके में बात करें जैसे वो लोगों का गलू दबा हुआ है। डर के मारे कोई अगर भूखा हो तो ग्रोसरी स्टोर तक जा नहीं सकता कुछ खाने के लिए। इस घर से बाहर नहीं निकल सकते बिना बुरखे का। कुछ पता नहीं बाद में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये पता नहीं है। तालिबान के खौफ से मुल्क छोड़कर भागते अफगानियों की एक और हैरान करने वाली तस्वीर देखिए। अमेरिकी वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर के अंदर की ये तस्वीर अफगानिस्तान के विभीषिका को चीख चीख कर बयां कर रही है। अमेरिकी फौज के इस विमान में 134 लोगों के बैठने की सीट होती है और इस प्लेन से अमेरिकी नागरिकों को एयरलिफ्ट करना था। लेकिन जैसे ही विमान का गेट खुला, उसमें धक्का मुक्की करते 1800 लोग बैठ गए, जिनमें 650 अफगानी नागरिक थे जो किसी भी कीमत पर विमान से निकलने को तैयार नहीं थे। मजबूरन विमान की सीटें निकालकर सभी को प्लेन के फर्श पर बैठाकर अमेरिका ले जाया गया। अफगानिस्तान से भागते लोगों की एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। काबुल एयरपोर्ट पर आसमान में उड़ती फ्लाइट के विंग में यह अफगानी शख्स फंसा हुआ दिखा। फ्लाइट के लैंडिंग गियर में यह अफगानी नागरिक फंसा रहा, तड़पता रहा। इस पर तालिबान का खौफ इतना हावी था कि इसने इतना भी नहीं सोचा कि इस तरह आसमान में ही इसकी गिरकर मौत हो जाएगी। और इसी बदहवासी और डर में सोमवार को करीब 10 लोगों के विमान से गिरकर मौत हो गई। देखिए, एक बड़ा सवाल यह है सबके मन में और हर कोई ये जानना चाहता है कि तालिबान जो कह रहा है उस पर कितना यकीन किया जाए। और तालिबान के जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े नेताओं के नीचे, वो कितनी उनकी सुनेंगे। खबर है कि काबुल में भारत के करीब 500 से अधिक लोग अभी भी हैं। भारतीय वायुसेना के C-17 एयरक्राफ्ट के जरिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। सोमवार को भी करीब
46 लोग वहां से वापस आए और आज करीब 150 लोग वापस आए। भारतीय राजदूत RS टंडन भी स्वदेश लौट आए हैं। कैसे हुए रेस्क्यू ऑपरेशन, खुद देखें। तालिबानी दहशत और अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात के बीच काबुल एयरपोर्ट पर आज सुबह भारतीय वायुसेना के विमान में करीब 150 लोग सवार हुए। C-17 ग्लोब मास्टर का इंजन स्टार्ट हुआ तो विमान में बैठे लोगों ने भारत माता का जयकारा लगाया। इस विमान में भारतीय दूतावास के कर्मचारी, वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी और कुछ भारतीय पत्रकार भी सवार थे। सुबह करीब 11 बजे ये प्लेन गुजरात के जामनगर पहुंचा तो सबके चेहरे पर स्वदेश लौटने की खुशी झलक रही थी। एयरपोर्ट पर माला पहनाकर इन लोगों का स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से जिस बस में बैठकर लोग बाहर निकले, वहां भी भारत माता की जय के नारे लगे। दरअसल काबुल एयरपोर्ट पर बिगड़े हालात के बाद वहां विमानों का संचालन बंद हो गया था। इंडियन पायलट के सामने भी मुश्किल यही थी कि भारी भीड़ के बीच वो काबुल एयरपोर्ट पर विमान को लैंड कैसे कराए। इसीलिए C-17 प्लेन को तजाकिस्तान के अयानी एयरबेस पर पार्क किया गया और जब अमेरिकी सैनिकों ने काबुल एयरपोर्ट के अंदर से भीड़ को हटाया, तब भारतीय सेना का ये विमान वहां अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करने पहुंचा। वहां से 1345 किलोमीटर की यात्रा कर भारतीय विमान पहले जामनगर पहुंचा और फिर जामनगर से 1227 किलोमीटर की यात्रा कर दिल्ली के हिंडन एयरबेस पहुंचा। इसके बाद बसों में भरकर ये यात्री एयरबेस से बाहर निकले तो चेहरा खुशी से चमक उठा। वापस वतन वापसी करने के बाद इनके चेहरे पे आप देखेंगे तो खुशी नजर आएगी, क्योंकि जिंदगी और मौत की जो लड़ाई थी वो चल रही थी अफगानिस्तान में, और अब भारत सरकार जो है अपने नागरिकों को सकुशल भारत वापस लाने में कामयाब रहा है, और जो नागरिक अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश जो है लगातार जारी है। खुर्शीद के साथ जितेंद्र भारतीय टीवी 9 भारत हिंडन गाजियाबाद। अफगानिस्तान से जो लोग जान बचाकर भारत लौटे हैं उनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आपको अफगानिस्तान की आंखों देखी, वहां से लौटे लोगों की जुबानी सुनाते हैं। अफगानिस्तान से भारतीय ITBP के जवान जो हैं भारत पहुंच चुके हैं। सर कहाँ पोस्टेड थे आप? अफगानिस्तान काबुल। सर कैसा माहौल था, क्या मंजर था? मंजर बहुत बद से बदतर स्थिति हो रही थी वहाँ की, माहौल एकदम खराब हो गया था। जी जी। आप भी काबुल में ही थे? सर काबुल में ही था। अच्छा ये बताइए कि जब तालिबान वहाँ काबिज हुआ, क्या अचानक से स्थितियाँ बिगड़ी या धीरे धीरे चीज़ें हुई? नहीं सर, एकदम से अचानक से बहुत तेज़ी से स्थिति बिगड़ी, तो यही सब हो रहा था वहाँ पे। जी हाँ। सर आपका नाम, कैसा लग रहा है वतन वापसी? मेरा नाम हेमराज प्रजापत है। वापसी में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम अपने भारत देश में आकर के। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आकर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये बताइए सर, कितने अपने साथी और हैं वहाँ पे भी? अब कोई नहीं है वहाँ पे, ये अंतिम हमारा पूरा दूतावास और सिक्योरिटीज पर्सनल सभी वापस आ चुके हैं। जी जी। इस समय हम सारे भारतवासी जितने भी थे वहाँ पर जो दूतावास में मौजूद थे वो सारे स्वदेश वापस सुरक्षित लौट चुके हैं। जी जी। अब वतन वापसी हो गई है आपकी, क्या कहेंगे आप बताइए सर? सब भारत सरकार पर गर्व है हमें, और भारत माता की जय, जो हम लोग अपने देश पर सुरक्षित पहुँचे हैं, और पिछला समय काफ़ी टफ रहा है और अभी हम सुरक्षित हैं। थैंक्स। एक बार वतन वापसी हुई है, भारत माता की जय हो जाएगा। भारत माता के, भारत माता के। तो ये तमाम वो जवान हैं जो अफगानिस्तान में थे और इतनी मुश्किल हालातों में भी जो है इन्होंने अपने जो अंजाम दिया, सिक्योरिटी और बनाए रखी, और भारत सरकार इनको वापस लेके आई है। सर आप कहाँ पोस्टेड थे? मैं काबुल में पोस्टेड थे। किस तरह के हालात थे, क्या वो बता सकते हैं? वो पल के सिचुएशन बहुत ख़राब थे। हम यहाँ पे पहुँच गए सही सलामत। मोदी जी को धन्यवाद कहता हूँ। मोदी जी का धन्यवाद। आप क्या कहेंगे मोदी जी को? घर वापसी ले आए आपको? घर वापस ले, अच्छी बात है, खुशी की बात है। सही से पहुंच गए। अपना जो भी साथ लोग हैं वहाँ एम्बेसी का, हम जितने भी ये लोग हैं हमारे भारतीयवासी सही सलामत पहुंच गए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार को।
बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। अपने नागरिकों को बचाना। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने अब अपनी नई सरकार बनाने और उस सरकार को चलाने के लिए एजेंडा तय करना शुरू कर दिया है। इस्लामिक अमीरात के कल्चरल कमीशन के एनामुल्ला ने ऐलान किया है कि सभी नागरिकों के लिए एक साझा माफी देने का फैसला किया गया है। माफी देने का, साथ ही महिलाओं से भी सरकार में जुड़ने की अपील की गई है। तालिबान का दावा है कि वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में महिलाएं किसी तरह की हिंसा का शिकार बने। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान में समावेशी इस्लामिक सरकार बनेगी जिसमें बाकी अफगानों की हिस्सेदारी होगी। अशरफ गनी के जिन अफसरों पर मौत की तलवार लटक रही थी उन्हें भी सत्ता हस्तांतरण में शामिल किया जाएगा। तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने भी कहा है कि तालिबान पूरी दुनिया से कटा हुआ नहीं रहना चाहता है और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते चाहता है। तालिबान की ओर से यह बयान तब दिया गया है जब अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों के भविष्य को लेकर कई तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं। तालिबान का दावा है कि यह सब अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद होगा और दुनिया तालिबान का नया चेहरा देखेगी। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का गठन कैसे होगा, किस फॉर्मूले के तहत होगा, इस पर तालिबान ने पत्ते नहीं खोले। लेकिन तालिबान के शीर्ष नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर दोहा से अफगानिस्तान फाइनली पहुंच गए हैं। कुछ दिन पहले उनके भाई पहुंचे थे वहां पर। मुल्ला बरादर के साथ तालिबान के कई सीनियर नेता भी अफगानिस्तान लौटे हैं। खबर है कि शुक्रवार को 20 अगस्त से अफगानिस्तान में तालिबान का राज शुरू होगा और 20 अगस्त को ही तालिबान की नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। इस शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के भी कई हुक्मरान जाएंगे, यह भी जानकारी है। सवाल है कि तालिबान के इस बड़े बड़े दावे पर कितना भरोसा किया जाए। क्या क्रूर और खूनी इतिहास वाले तालिबान पर यकीन किया जा सकता है? क्या वाकई तालिबान बदल गया है या फिर यह बदलाव सिर्फ एक दिखावा है? 1996 से 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन किया बंदूक के दम पर। इस दौरान शरिया कानून को बेरहमी से लागू किया गया चाबुक के दम पर। काबुल पर कब्जे के बाद फिर से लोगों के जहन में पुरानी यादें ताजा हो गई हैं, लेकिन अफगानिस्तान से जिम में कसरत, पार्क में झूला और खिलौना गाड़ी की सवारी करते तालिबान की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये तालिबानी आतंकवादी हैं। क्या तालिबान का चेहरा बदल गया है? देखिए ये रिपोर्ट। जिम में कसरत, थीम पार्क में झूला, बच्चों की कार में सवारी, और हेलीकॉप्टर देखकर उड़े होश। इन तस्वीरों को देखकर शायद ही कोई कहेगा कि ये दुनिया के बेहद खूंखार तालिबानी आतंकवादी हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा जमा चुके तालिबान की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिन पर यकीन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हो सकता है आपको इन तस्वीरों को देखकर हंसी भी आए कि इतने खूंखार लड़ाके जिम में क्या कर रहे हैं, बच्चों के पार्क में क्यों खेल रहे हैं और बच्चों की तरह हरकतें करते क्यों रह रहे हैं। और बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्या ये तालिबान का बदलता चेहरा है? क्या तालिबान का मूल चरित्र बदला है या फिर ये भी नई चाल है? इन सवालों का जवाब और इन तस्वीरों की डिटेलिंग हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। काबुल एयरपोर्ट के पास दो आम अफगानी के हाथों में लाल और सफेद गुलाब का फूल है। वो सड़क पार कर दूसरी तरफ जाता है। वहां पहले से दो तालिबानी मौजूद हैं। सफेद पठान सूट पहना हुआ एक शख्स एक तालिबानी से मिलता है, फिर उसे लाल गुलाब का फूल देता है। वही शख्स दूसरे तालिबानी से मिलता है, उसे सफेद गुलाब का फूल गिफ्ट करता है। और ऐसा ही वो दूसरे तालिबानी लड़ाकों के साथ भी करता है। बारी बारी से सबको गुलाब का फूल देता है।
जरा सोचिए, जब अफगानिस्तान में हालात अराजक हैं, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम है, फिर भी आम अफगानी तालिबान से डर नहीं रहे, उन्हें गुलाब का फूल दे रहे हैं। काबुल की सड़कों पर तालिबान के साथ सेल्फी ले रहे हैं और तालिबानी भी सेल्फी के लिए पोज दे रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये वो तालिबानी हैं जिससे आम अफगानी डर नहीं रहे बल्कि करीब जा रहे हैं? तालिबान का बदला हुआ रवैया न सिर्फ सड़कों पर दिख रहा है बल्कि दफ्तरों, अस्पतालों, بكابل وفي فخانوك كبير. सोचिए, जिस तालिबान ने संधि की, दोस्ती की अमेरिका के साथ, पीस की, अगर उसको नहीं माना तो वो कुछ भी कहे तो भी क्या फर्क पड़ता है। अब आपको बदले हुए तालिबान की एक और ताज़ा तस्वीर दिखाते हैं। ये काबुल की तस्वीर है। तालिबान के कब्जे के बाद से ही काबुल के कई इलाकों में लूटपाट की खबरें आ रही हैं। आज ये लुटेरे तालिबानियों की गिरफ्त में आ गए। तालिबानियों ने लुटेरों को चारों तरफ से घेर लिया और पकड़े में आने के बाद सभी को सजा भी दी गई। तालिबानी भी जानते हैं कि अगर उन्हें लंबे समय तक सरकार में टिकना है तो लोगों का दिल जीतना होगा, इसलिए तालिबानी अपनी बर्बर छवि बदलने में जुटे हुए हैं। वैसे आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जिस तालिबान ने 44 दिनों में काबुल की गद्दी पर कब्जा किया, उसके लिए एक प्रांत अभी भी बड़ी मुसीबत बना हुआ है। उसका नाम है पंजशीर, जो काबुल से 125 किलोमीटर दूर है। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक पंजशीर देश के उत्तर पूर्वी इलाके में पड़ता है। यह ऐसा प्रांत है जिसे ना तो तालिबान कब्जा कर पाया है और ना ही कभी सोवियत रूस जीत पाया। 1980 के दशक में जब सोवियत रूस ने हमला किया तब वो पंजशीर को हथिया नहीं पाया था। अब इसी पंजशीर में तालिबान से फाइट बैक की तैयारी हो रही है। पंजशीर प्रांत में तालिबान विरोधी गुट एकजुट हो गया। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह के नेतृत्व में गठबंधन बना है। इसमें अहमद मसूद गुट भी शामिल है। अहमद मसूद पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। अहमद शाह मसूद और उनके सहयोगियों ने साथ मिलकर ही तालिबान के राज को ख़त्म किया था और इस बार भी पंजशीर के नेता अहमद मसूद ने तालिबान के सामने सरेंडर करने से मना कर दिया। पंजशीर के नेता अहमद मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की मीटिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अमरुल्लाह सालेह को आखिरी बार पंजशीर में देखा गया। बताया जा रहा है कि अमरुल्लाह सालेह अहमद मसूद के साथ मिलकर तालिबान से मुकाबला करने की रणनीति बना रहे हैं। पंजशीर में क्या होगा? जिस तरह तालिबान बाकी अफगानिस्तान में भारी पड़ा, वहां भी भारी पड़ेगा, या फिर पंजशीर से तालिबान के पतन की नई कहानी की शुरुआत होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान जिस तरह तालिबान के आगे लाचार है, बिल्कुल अकेला है, आखिर इस मजबूरी का कसूरवार कौन है? क्योंकि अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को अफगानिस्तान का विलन करार दिया जा रहा था, लेकिन आज बाइडेन ने अपना पल्ला झाड़ते हुए खुद को पाक साफ करार दिया और अफगानिस्तान से गद्दारी की गन का मुंह डोनाल्ड ट्रंप और अशरफ गनी की ओर मोड़ दिया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जमीन से लेकर आसमान तक पसरी इंसानों की चीखें, बेबसी, जान बचाने की जद्दोजहद और मौत का डर। जिसने भी खुदकुशी का सफर करने को बेचैन इन अफगानियों को देखा, उसके जहन में यही सवाल कौन रहा है कि आखिर कौन कसूरवार है इस सूरत हाल का? जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप या खुद अशरफ गनी? सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन पर। उम्मीद थी कि बाइडेन जब दुनिया के सामने आएंगे तो जवाब देंगे, लेकिन बाइडेन ने एक झटके में आम अफगानियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। वो अफगानी जिन्होंने 20 साल तक तालिबानी लड़ाकों से लोहा लेने में अमेरिका की मदद की। Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan
remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. बाइडेन का यह बयान बता रहा है कि पूरी दुनिया को मानवाधिकार का ज्ञान देने वाला अमेरिका अपने फायदे के लिए कितना असंवेदनशील हो सकता है। अमेरिका को अफगानियों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। उसका फोकस अपने सैनिक जल्द से जल्द निकालने पर था। बाइडेन ने अप्रैल में ऐलान किया था कि 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन 8 जुलाई को इस मियाद को घटाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया और इस आपाधापी ने तालिबान को तेजी से पैर पसारने और कब्जा करने का मौका मुहैया करा दिया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद को और अमेरिका को क्लीन चिट देते हुए अफगान नेताओं, फौज और आवाम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force with some 300,000 strong, incredibly well equipped. We gave them every chance to determine their own future. We could not provide them was the will to fight for that future. वैसे ये सच है कि अफगानिस्तान के हुक्मरान देश छोड़कर भाग निकले, अफगान फौज ने सरेंडर किया, लेकिन सच ये भी है कि ऐसे हालात बनने के पीछे बहुत हद तक अमेरिका ही जिम्मेदार है और उस सच से, उस नाकामी से बाइडेन मुंह चुरा रहे हैं। बाइडेन अफगान फौज को ट्रेनिंग और अत्याधुनिक हथियार देने का दम भर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर अफगान जवानों ने गोला बारूद की कमी के चलते सरेंडर किया। बाइडेन ने अफगान फौज के लिए खरबों डॉलर खर्च करने का एहसान जताया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि बहुत से इलाकों में अफगान सैनिक महीनों से बिना सैलरी के मोर्चे पर डटे थे। और ऐसा नहीं है कि इन सबसे बाइडेन प्रशासन बेखबर था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया था कि हर महीने 5000 से ज्यादा अफगान जवान सेना छोड़ रहे हैं, लेकिन ना तो अमेरिका ने खुद कुछ किया और ना ही अपने इशारों पर चलने वाली अफगान सरकार को एक्शन के लिए कहा। लगातार इंटेलिजेंस रिपोर्ट को अनदेखा किया गया और उसी का नतीजा है कि आज अफगानिस्तान को यह दिन देखना पड़ रहा है। खुफिया एजेंसियां बाइडेन सरकार को लगातार बता रही थी कि तालिबान कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है बाइडेन सरकार ने उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। वैसे सियासत का दस्तूर है कि कड़े फैसलों के लिए पिछली सरकारों पर जिम्मेदारी डालनी पड़ती है और अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। When I came into office, I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban. The choice I had to make as your president was either to follow through on that agreement or be prepared to go back to fighting the Taliban. बाइडेन ने ट्रंप सरकार और तालिबान के बीच हुए जिस समझौते का हवाला दिया, उसके मुताबिक 1 मई 2021 तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी होनी थी और बदले में तालिबान अफगानिस्तान की जमीन से आतंकी गुटों को ऑपरेट नहीं करने देता। यह समझौता होते ही तालिबानियों को अमेरिका की हार का एहसास हो चुका था और तालिबानियों ने इस जीत को सेलिब्रेट भी किया, क्योंकि समझौते से उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा दूर हो गया था और वो था अमेरिका की हवाई ताकत, जिसने 20 साल के युद्ध में तालिबानियों पर बेहिसाब बारूद बरसाए। दोहा समझौते के बाद अमेरिका ने हवाई हमलों में कमी कर दी। बदले में तालिबान ने भी अमेरिकी फौज पर हमले करीब करीब बंद कर दिए और शांति काल ने तालिबान को ताकत बढ़ाने और भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार होने का मौका दिया। तालिबान के पास अपनी वायुसेना नहीं है, लेकिन अमेरिका की बदौलत अफगानिस्तान के पास अपनी वायुसेना हो गई थी और तालिबान ने उसे कमजोर करने का काम शुरू कर दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान के पायलटों को मारने के लिए एक टारगेट ऑपरेशन शुरू किया था, जिसका मकसद था एयरफोर्स के पायलटों को मार देना ताकि कब्जे की लड़ाई के दौरान अफगानिस्तान एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए। इस ऑपरेशन के तहत इसी साल अफगानिस्तान के 9 पायलटों को मार दिया गया था और उससे ऐसा खौफ पसरा कि लड़ाई से ऐन पहले एयरफोर्स के कई पायलटों ने इस्तीफा दे दिया। जो देश 1-2 नहीं बल्कि 20 साल से युद्ध में हो, वहां इस तरह सैनिकों का रण छोड़ देना बेहद खतरनाक साबित होना था।
लेकिन अशरफ गनी और उनके सहयोगियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सब सिर से लेकर पैर तक करप्शन में डूबे थे। अफगानिस्तान की सेना में कुल जवानों की संख्या करीब 3 लाख है, जबकि सच ये है कि इनमें से हजारों घोस्ट सोल्जर्स हैं, यानी वो सैनिक जो हकीकत में नहीं, सिर्फ कागजों पर उनके नाम मौजूद हैं और उनके नाम पर मिलने वाला वेतन और सुविधाएं बड़े अफसर और नेता लूटते रहे। इससे उन सैनिकों का मनोबल टूट गया और सरकार पर से भरोसा उठ गया, जो अपने देश के लिए महीनों से बिना सैलरी और गोला बारूद की कमी के लड़ रहे थे। और इसका फायदा तालिबान ने उठाया, बहुत से अफगान सैनिकों को पॉकेट मनी देकर अपनी तरफ कर दिया। और ये सब कुछ करने के लिए तालिबान को मौका मिला अफगानिस्तान के साथ अमेरिका के धोखे से और अफगान नेताओं और कमांडरों के करप्शन से, गद्दारी से, जिसकी वजह से अफगान फौज तालिबान से लोहा ले सकने लायक। और अब खबरें फटाफट। पेगासस जासूसी कांड के आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार बनाएगी कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के ट्राइब्यूनल में नियुक्ति के लिए दिया केंद्र सरकार को 10 दिन का वक्त। आईटी मंत्रालय ने दिया 2 पन्नों का एफिडेविट। मामले में फैलाई गई गलत धारणाओं को दूर करने के लिए जांच कराने का हुआ फैसला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा पहले नोटबंदी फिर जीएसटी और अब कृषि कानूनों को लेकर अर्थव्यवस्था की तोड़ी गई कमर। केरल के 3 दिवसीय दौरे पर है राहुल गांधी। घाटी में नहीं थम रहा बीजेपी नेताओं की हत्या का सिलसिला। कुलगाम में आतंकियों ने विधानसभा प्रभारी जावेद अहमद डार को घर के बाहर घात लगाकर मारी गोली। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। 10 दिन में बीजेपी नेताओं पर अब तक का यह तीसरा बड़ा हमला। श्रीनगर में पाबंदी के बावजूद मुहर्रम के जुलूस निकालने की कोशिश। प्रदर्शन के लिए जमा हो रहे कई लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हंगामे के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। उत्तराखंड में कर्नल अजय कोठियाल होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम फेस। देहरादून में अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, बोले बहुत आए नेता, अब देशभक्त फौजी की जरूरत। आतंकवाद के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा फैसला। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का दिया आदेश। एटीएस को अलॉट की 2000 वर्ग मीटर जमीन। पैरालंपिक एथलीटों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संवाद, बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। टोक्यो में 24 अगस्त से पैरालंपिक खेलों का आयोजन। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन BBV154 को 2nd और 3rd फेज के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और सेंट लूसिया की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी मिलकर बना रही हैं। पहले फेज के ट्रायल इसी साल जनवरी में शुरू हुए थे, जो हाल ही में खत्म हुए हैं। किसी भी वॉलंटियर को वैक्सीन लगने के बाद कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं हुआ था। सरकार 12 साल से ज्यादा उम्र के कोमॉर्बिड बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द शुरू कर सकती है। पूरी तरह से स्वस्थ बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए अभी इंतजार करना होगा। कोविड-19 वैक्सीनेशन पर सरकार को एडवाइस देने वाली कमेटी ने राय दी है कि अभी 12 साल से ज्यादा उम्र के उन बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाए जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। वैक्सीनेशन बढ़ने और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने के कारण पाबंदियां घटाने से आर्थिक गतिविधियां एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगी हैं। SBI की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक गतिविधियों को दर्शाने वाले इंडिकेटर्स जुलाई में रिकवर हुए हैं। खुदरा महंगाई दर 3 महीने के निचले स्तर पर है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है, GST कलेक्शन बढ़ा है, एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार PM किसान सम्मान निधि योजना की राशि को डबल करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए मिल सकते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी के जहर से हार्ट अटैक का इलाज हो सकेगा। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को फनल वेब मकड़ी के जहर में HI1A नाम का एक प्रोटीन मिला है और उनका दावा है कि इससे हार्ट अटैक के बाद दिल में होने वाले डैमेज को रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, इससे हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने वाले मरीजों के हार्ट की लाइफ भी बढ़ाई जा सकेगी। और अब देखते हैं जो है सो। तालिबान बदल गया है। अब वो 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं रहा। टीवी डिबेट के समय किसी वक्ता को सुनकर गुड्डू भैया ने एक हरे पत्ते वाली पुड़िया से रबर बैंड निकाला, फेंका और बनारसी बीड़ा मुंह के बाएं कोने के हवाले करके
पत्ते से सुपारी के टुकड़े की मदद से चूना निकालकर मुंह के भीतर इस अंदाज में फेंका जैसे नीरज ने ओलंपिक में भाला फेंका था। अरे मूस मोटाई तो लड़वा होई। मैंने कहा क्या कहा भैया, मैं समझा नहीं। भैया बोले इनको लग रहा है अमेरिका ने पूंछ को 20 साल तक नली में डालकर पूंछ को सीधा कर दिया। इनको नहीं मालूम कि ढाक कितना भी बदले उसके पात 3 ही होते हैं। सांप कितना भी सीधा हो जाए डसना नहीं छोड़ता। मैंने कहा इस बार तो लेकिन कुछ बातें अच्छी कर रहे हैं, नेक कर रहे हैं। भैया बोले नमन नीच की अति दुखदाई, जिमी धनु अंकुश उरग बिलाई। तुलसी बाबा पहले ही सावधान कर गए हैं, धनुष सांप और बिल्ली की तरह नीच का झुकना भी खतरनाक है। और रहीम जी भी कह गए हैं, रहीमन ओछे नरनते बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। इतना कह के भैया तालिबान में इंसानियत की तरह सोफे में अपनी चुनहाई ढूंढने लगे। बाकी तो जो है सो है।